ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके घर में बीमार लोग रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी घर की आमदनी का एक हिस्सा सिर्फ दवाइयों को खरीदने में ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों की आमदनी का एक हिस्सा प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस देते देते ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदते खरीदते अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो डॉक्टर्स की एक पर्ची पर लिखा हुआ एक दवाई का नाम जो है वो एक माफिया के साथ जुड़ चुका हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिस माफिया ने कई सालों से लोगों की बीमारी का फायदा लेकर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बना दिए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज सही होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना जाना सही नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सही इलाज नहीं होता, इसलिए वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और प्राइवेट डॉक्टर्स कहते हैं हर किसी की मुसीबत किसी की कमाई का जरिया बन जाता है। और यही जरिया को लेकर आज आपके सामने एक स्पेशल कहानी, एक स्पेशल रिपोर्ट में हरमीत सिंह आपके सामने रखने वाला हूं। और याद रखिए, ये रिपोर्ट आपको चौंका देगी। जिस एक कहानी का, जिस एक किताब का एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना महराज मलिक ने पलटा है, उस किताब की पूरी कहानी जो है मैं आपको सुनाने वाला हूं। और सवाल यह भी रहेगा कि आखिर उस कहानी का जो एक पन्ना महराज मलिक ने पलटा, उस पर धर्म की राजनीति क्यों की जा रही है। यह सवाल उन लोगों से जो डॉक्टर को भी एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं। क्या डॉक्टर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है? क्या डॉक्टर कभी यह कहता है कि मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम का इलाज नहीं करूंगा? क्या कोई मुस्लिम डॉक्टर यह कहता है कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू का इलाज नहीं करूंगा? क्या कोई सिख डॉक्टर ने कभी कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम का इलाज नहीं करूंगा? क्या किसी ईसाई डॉक्टर ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों का इलाज करूंगा, किसी और धर्म के लोगों का इलाज नहीं करूंगा? डॉक्टर वो पाक नाम है जो धर्म से ऊपर है, जिसपे हर धर्म का इंसान जो है वो उसको भगवान का रूप देता है। लेकिन आज डॉक्टर्स के नाम पर धर्म की राजनीति आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल जो है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो पन्ना महराज मलिक ने पलटा है, उस पन्ने की किताब की पूरी कहानी, माफिया की पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। आखिर क्यों उस माफिया पर अंकुश नहीं लग पाता? आखिर क्यों बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जो दवाई 5 रुपए की बनती है, उस दवाई को 50 रुपए की भी बेचते हैं, 500 रुपए की भी बेचते हैं। जो एक इंजेक्शन 100 रुपए का बनता है, उसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज 1200 का भी बेचते हैं, 10,000 का भी बेचते हैं, और कई बार लाख रुपए का भी बिकता। ये वो ऐसी कड़वी सच्चाई और वो माफिया का ऐसा गुंडा राज है जिस पर सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक्स ही नहीं, सिर्फ नर्सिंग होम्स ही नहीं, बल्कि सरकार भी उसमें शामिल है। क्योंकि सरकार को एक बड़ा हिस्सा टैक्स का आता है। और इसके साथ जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका सीधा नाता सरकार के चुनावी चंदों में भी जाता है। ये वो माफिया है जो सरकार से लेकर एक नर्सिंग होम तक जो है, ये माफिया
इसने अपनी जड़ें जो हैं फैला रखी हुई हैं। लेकिन इस पर अंकुश कौन लगाएगा? क्या उस डॉक्टर से यह पूछा जाता है कि जिस दवाई को आप लिखते हैं, जिस फार्मास्यूटिकल का एमआर आपके पास आता है और वो कहता है आपको कि ये दवाई लिखे सर, और आपके घर में एक बड़ा कमीशन का अमाउंट जो है वो चला जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। ये आज का कड़वा सच है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वो कड़वा सच है जिसको खुद डॉक्टर्स परोस रहे हैं, खुद फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस माफिया की जड़ें जो हैं पूरे देश में जो है फैला रही हैं, और खुद सरकार जो 5 रुपए की दवाई बनी होती है उसका एमआरपी जो है जब 1000 रुपए रखा जाता है तो सरकार उस माफिया पर रोक क्यों नहीं लगाती है? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस माफिया को खत्म कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम लोग यूं ही लुटते रहेंगे, हम यूं ही 5 रुपए की दवाई 500 की खरीदते रहेंगे, हम यूं ही हमारे हार्ट में लगा हुआ सेंट अगर वो 5000 का बनता है या 12000 का बनता है, लेकिन हमें वो सेंट डालने के लिए वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, वो पूरा प्रजातंत्र जो है लाखों रुपए हमसे ले लेता है। आखिर किस बात के ले रहा है हमसे वो पैसे? क्या डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में जाना, डॉक्टर्स को भगवान मानना और हम उस अस्पताल को यह समझे कि जिस मरीज को हम अपने परिजन को, हम अपने घर के चिराग को हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, उसका सही इलाज वहां हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आज लोगों की सोच में यह सवाल पैदा हो गया हुआ है। आज लोग हॉस्पिटल जाने से पहले, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं, सरकारी अस्पताल जाने से पहले लाख बार इंसान सोचता है, एक आम इंसान लाख बार सोचता है। उसके बैंक में इतना बैलेंस नहीं होता, उसके बैंक में इतना बैलेंस नहीं होता कि वो 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो बेयर कर सके। लेकिन उसको पता है कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा, उसके बाद मुझे खुद सरकार के बैठे हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो भी रिकमेंड कर देते हैं, वो भी रिकमेंड कर देते हैं। और इससे भी बड़ा माफिया एक और बताता हूं आपको। इस एक पर्दे को और एक किताब का एक और पन्ना पलटने वाला हूं। आखिर क्यों सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट टेस्ट जो है वो नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स जो हैं आखिर क्यों होती हैं? महराज मलिक ने एक सवाल खड़ा किया कि जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड अस्पताल में किया उसने कहा कि ये सही नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक में जाके या नर्सिंग होम में जाकर कराएं, प्राइवेट जाके कराएं, और वही टेस्ट 15,000 में हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है उस डॉक्टर से नहीं, उस अस्पताल से, जीएमसी डोडा से, क्या आप लोगों ने जो मशीनें लगा रखी हैं क्या वो बेकार मशीनें हैं? और अगर बेकार हैं तो क्यों लगा रखी हैं? क्या आपके वहां टेस्ट करने वाले जो लोग, टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड की मशीन पे, एमआरआई पे या किसी भी मशीन पे अगर वो बैठे हैं, अगर वो नालायक हैं क्योंकि डॉक्टर कहता है कि वो टेस्ट सही नहीं है, आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके कराएं, तो क्या वो टेक्नीशियन जो वहां पर बैठे हुए हैं वो नालायक है? क्या वो कंपिटेंट नहीं है? तो आपने क्यों बिठा रखा है उनको उस अस्पताल के अंदर? सिर्फ जीएमसी डोडा की बात नहीं है ये सिर्फ डोडा की बात नहीं है, ये सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। क्योंकि इस माफिया ने अपनी जड़ें पूरे भारत देश में मजबूत कर ली हैं और हम लोग उसमें पिस रहे हैं, हम लोग उसमें पिस रहे हैं, लगातार पिस रहे हैं। एक डॉक्टर ये कहता है कि आप इस जगह क्लिनिक में जाकर जो है वो ये अल्ट्रासाउंड कराएं, ये एमआरआई कराएं, ये सीटी स्कैन कराएं, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आखिर क्यों? फिर सरकार ने ये अस्पताल बनाए क्यों हैं? अगर यहां पर टेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं है, वो मशीनें सही नहीं है, अगर डॉक्टर ये कह देता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके कराएं, वहां अच्छे लोग बैठे हैं, वहां अच्छे लोग बैठे हैं या अच्छी कमीशन बैठी है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या डॉक्टर्स अपनी जो पढ़ाई करते हैं,
जो वो पैसा पढ़ाई पे लगाते हैं, क्या वो आम इंसानों से जो है वसूलना चाहते हैं? क्या सरकारी अस्पताल इसलिए बने हैं कि वहां पर इलाज ना हो और डॉक्टर कहे नहीं आप बाहर जाकर इलाज करें? आखिर क्यों? ये सवाल कड़वा है लेकिन सच्चा सवाल है। इस सवाल का जवाब जिस दिन आपको मिल गया, जिस दिन ये डॉक्टर ने कहना छोड़ दिया कि सरकारी अस्पताल में आप लोग इलाज करें, आप प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाकर आप अपना कीमती पैसा मत खर्चे। आप अपने लिए ये पैसा अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रख सकते हैं। उस दिन यकीन मानिए ये माफिया खत्म हो जाएगा। उस दिन तक ये माफिया चलता रहेगा और हम पिसते रहेंगे, चाहे महराज मलिक हो या कोई और हो। सवाल ये नहीं है कि महराज मलिक ने जो किया वो सही किया या गलत किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस बात पर। मेरे को ये नहीं इंटरेस्ट है कि महराज मलिक क्या कर रहा है, मेरे को ये इंटरेस्ट है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मेरे को इंटरेस्ट ये है कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब 5 रुपए की दवाई 500 रुपए में बेचती है तो सरकार उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाती? क्या सरकार का दायित्व नहीं है उस कंपनी को बैन कर देना, उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना? जो भारत सरकार को चुनकर हमने सरकार की कुर्सी पर बिठाया, वो उसी सरकार से जुड़ी हुई जनता ने जिनको उनको वोट दिया, उसी खून, उसी जनता के खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इसमें, लूट रहे हैं। और हम सब जानते हैं ये आईना वो आईना है जो हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन हम उससे नजर नहीं हटा पा रहे। हम नजर इसलिए नहीं हटा पा रहे क्योंकि सिस्टम इस तरह से बन चुका हुआ है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए बिना सरकार के ये पॉसिबल नहीं है। जब सरकार ये बोलेगी, कोई महराज मलिक या कोई एमएलए या कोई एमपी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको बदलना जो है, जब तक सरकार नीतियों में, सरकार के बजट में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस हेल्थ सिस्टम में जब लोग नियत से ही नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम हम लोगों को लूटता रहा है, लूटता रहेगा और आज भी हम लोग लूट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई लोग आवाज उठाते हैं उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? क्या जो लोग आज ये बोल रहे हैं, माफी मांगो महराज मलिक, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता और मैंने इसीलिए इस पर कोई वीडियो बनाई नहीं क्योंकि ये मेरा जोनर नहीं है। मैं कोई टीआरपी के चक्कर में या किसी नेता की तारीफ कर कर टीआरपी नहीं बटोरना चाहता, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्टेड है, ना ही मुझे कोई व्यू की टेंशन है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, इस माफिया को खत्म कौन करेगा? कोई महराज मलिक खत्म नहीं कर सकता। और अगर महराज मलिक खत्म करने की कोशिश कर रहा है अपने एरिया में, जहां की जनता ने उसे चुनकर भेजा है, अगर वो कोशिश कर रहा है तो उस कोशिश को धर्म के आड़े रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा ये है। मैंने शुरू में कहा डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता। डॉक्टर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, लेकिन जब उसके पास उसका पेशेंट पहुंचता है, उसको ये याद नहीं होता या वो उसका नाम नहीं पूछता या उसका धर्म नहीं पूछता या उसकी जाति नहीं पूछता, वो सिर्फ ये पूछता है बीमारी क्या है आपको। और वो उसकी कोशिश ये होती है कि इस बीमारी के दर्द में ये जो पेशेंट मेरे पास आया है इसका मैं इलाज करूं, इसका मैं दर्द कम कर दूं, बस उसका यही धर्म होता है डॉक्टर का। लेकिन आप लोग जो धर्म की राजनीति इस पाक बिजनेस, इस पाक डॉक्टर के नाम के साथ भी जो आप लोग जोड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और सच में कभी ऐसा ना हो कि आपके घर का परिवार का सदस्य कोई है और वो बीमार पड़ जाए और वो उसके साथ इस तरह से हो, तब मैं सवाल अपने आप से पूछिएगा कि क्या हमने धर्म की राजनीति कर कर इस हेल्थ में डॉक्टर्स के नाम पर हम धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, क्या हमने सही किया? ये आपको तब पता चलेगा जब आपके घर का कोई बीमार होगा। जब तक आपके कोई घर का बीमार नहीं होगा आपको पता नहीं। मैं इसका बोगी हूं। मेरा एक परिजन हॉस्पिटल में था,
और मैं जानता हूं बाहर से लोग आकर उस हॉस्पिटल में टेस्ट करते थे, वो भी सरकारी अस्पताल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सब जानते हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। कई प्राइवेट नर्सिंग होम्स, कई जो टेस्ट करने वाली जो क्लिनिक्स होती हैं वो सरकारी अस्पतालों में आकर भी जो है वो टेस्ट करती हैं। सब मिली भगत है। इसलिए मैंने कहा इस माफिया की जड़ें बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। इस माफिया की जड़ों को उखाड़ने के लिए सिर्फ एक एमएलए की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भारत सरकार की उस नीति की जरूरत पड़ेगी जो इस माफिया को उखाड़े ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ कर हमेशा के लिए खत्म कर दे। और अगर ये हो गया तो सच मानिए, ना ये लोग जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना इनका बस चलने वाला है, ना जो डॉक्टर लिख कर देते हैं कि यही दवाई यहीं से लेनी है, ये टेस्ट यहीं से होना है, ये अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट सही नहीं हुआ, आप बाहर से जाके कराएं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या उस हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर, वो मशीनें सब बेबुनियाद हैं, सब नालायक हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, प्राइवेट नर्सिंग होम में सब समझदार लोग बैठे हैं, कोई नालायक नहीं है वहां पर। जो डॉक्टर अपनी टाइमिंग में प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर बैठते हैं उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? बहुत बार ये ऑर्डर निकला है, 7 साल हो गए मुझे मीडिया के लाइन में काम करते हैं, लेकिन हजारों बार मैं ये बयान सुन चुका हूं सरकार का, हजारों बार ऐसे नोटिफिकेशन, हजारों बार ऐसे सरकारी ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन धड़ल्ले से डॉक्टर जो हैं, आप 9 से आपका अगर कोई ऑफिस का टाइम है हॉस्पिटल का, आप उसमें बैठे, उसके बाद आप अगर अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन सरकार को भी उन पर अंकुश लगाना होगा। कोई डॉक्टर 500 फीस लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 800 लेता है। एक गरीब इंसान जिसकी 500-600 रुपए दिहाड़ी होगी, मैं अपने डेली वेजर की ही बात कर लेता हूं, अगर उसकी दिहाड़ी 311 रुपए है, 9000 रुपया वो महीने का कमा रहा है, तो वो कैसे डॉक्टर की हजारों रुपए फीस जो देगा, कैसे इलाज कराएगा? एक आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, उसकी सहूलतें, उसके फायदे कई करोड़ लोगों को जो है हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ नीतियों में, कुछ अस्पताल जो हैं उसमें भी जो है वो स्कैम जो है वो चल रहा है। सरकार को उन हॉस्पिटल्स का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। जो लोग इस तरह की फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां बनाकर जो है बेच रही हैं, लेकिन उनकी लागत जो है वो 100 रुपए, 50 रुपए या 1000 रुपए की दवाई 10,000 में बेच देनी, जो लागत है उस लागत से कई गुना ज्यादा जो है वो कर रहे हैं। इस किताब की 2 तस्वीरें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिएगा कि एक आम इंसान कितना बेबस होता है जब उसका परिजन हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है डॉक्टर के ना होने के कारण, तब वो किस तरह से चिल्लाता है, किस तरह से रोता है, किस तरह से बिलबिलाता है, तड़पता, उसकी तड़प क्या होती है, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन होता क्या है, पुलिस प्रशासन उस पर भारी हो जाता है, वो डॉक्टर पर चिल्लाता है, बोलता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, बदतमीजी भी कर देता है, हाथापाई भी कर देता है, लेकिन उसके बस में उस समय कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसका परिजन, उसका घर का एक सदस्य अपनी जान गंवा बैठा है किसी एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करता है, इस वीडियो में जरूर देखिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। और एक पन्ना और आपके सामने रख रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कितना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। ये तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, इस तस्वीर में आपको सब बयान हो जाएगा। मुझे अल्फाजों में भी बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूं कि हमारा भारत देश के अंदर हेल्थ सिस्टम, ये माफिया, मेडिकल माफिया जो है, दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल का जो माफिया है, इस माफिया को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को अपने चुनावी चंदे की परवाह किए बिना ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों का आपके चुनावी चंदों से भी ताल्लुकात रहता है। अगर आप इस चुनावी चंदे को एक तरफ रख दे, छोड़ दे, और भारत के अंदर एक प्रगति जो है इस हेल्थ सिस्टम में लाएं, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर पैसा ना होने के कारण लाखों लोग जो है वो मर जाते हैं।
लाखों लोग मर जाते हैं। और अगर किसी देश के अंदर ये हो कि इलाज ना होने, पैसा ना होने के कारण कोई डॉक्टर इलाज ना करे, तो मुझे लगता नहीं कि हमने भगवान सही चुना है। ये कड़वे सवाल है, लेकिन आप जानते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूँ, चाहे वो कड़वा हो, चाहे जैसा मर्जी हो। लेकिन मेरी जिद हमेशा यही रहेगी कि मैं आप तक सच पहुंचाऊं, चाहे वो कड़वा हो या मीठा हो, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं होती। मैं सिर्फ अपनी भारत देश की जनता के लिए पत्रकारिता कर रहा हूं, और तब तक करता रहूंगा जब तक इस जिस्म में आखिरी खून की आखिरी बूंद बची हुई है और मेरे जिस्म में आखिरी सांस चल रही है। तब तक मैं जिद के साथ, सच के साथ आप लोगों तक निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर ये खबरें पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप राय नहीं देंगे तो मुझे लगता है शायद आप भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा हैं और आप खुद एक नपुंसक की जिंदगी जी रहे हैं जो आवाज नहीं उठा सकता अपने लिए। और उसके लिए अगर आप सोचें कि आपके लिए कोई लड़ाई और लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपने लिए आवाज खुद बनना पड़ता है। हम आपके लिए जरिया बन सकते हैं, लेकिन आगे आपको भी आना पड़ेगा। जब भारत देश की जनता आगे आएगी तभी कुछ बदल पाएगा, तभी बदलेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।